स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जो कि 200 एमसीक्यू सीरीज है टोटल कंप्लीट, तो उसको हम लोग आज सॉल्व करने चल रहे हैं। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो ये फर्स्ट ईयर का टोटल सिलेबस है उसमें सभी ट्रेड्स के लिए ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं जो कि फर्स्ट ईयर आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सीबीटी एग्जाम में, जी हाँ, आपके सीबीटी एग्जाम में स्टूडेंट्स जो भी पेपर आने वाला है उसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड्स में जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाया जाता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ाई जाती है, और ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो आपके पास 3 अलग अलग पेपर्स होते थे पहले ऑफलाइन मोड में, लेकिन अब जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है ये इस सेशन से, उसमें आपको मैं बता दूं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और आपकी ट्रेड थियरी, टोटल आपके 3 सेक्शंस होंगे, जिसको आपको तीनों को अलग अलग पास आउट करने की जरूरत है। ऐसा जैसा कि पिछले रिजल्ट में भी देखा गया, उसमें जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में बैक है, बट ट्रेड थ्योरी में पास हो गए, क्योंकि उन्होंने ट्रेड थ्योरी का अच्छा परफॉर्म कर लिया। उनको लगा एक ही पेपर है, तो उसको साथ साथ ही हम लोग मतलब एक ही पेपर को कंप्लीट मानते हुए उन्होंने ये मान लिया कि हाँ ठीक है, इतने क्वेश्चंस हो गए, मैं पास हो गया। बट उन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नहीं किए, मान मान लो क्वेश्चंस, या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर सेक्शन में उनकी बैक आ गई, बिकॉज ये सब्जेक्ट तो अलग अलग हैं। तो जो आपकी मार्कशीट जो बनती है, आपका जो रिजल्ट बनता है स्टूडेंट्स, उसमें सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग मार्क्स काउंट होता है। वहां पे तो इसी तरीके से आ रहा है। ठीक है, उसमें ये नहीं लिख के आएगा कि सीबीटी एग्जाम में इतने नंबर मिले, ऐसे नहीं लिख के आएगा, बल्कि आपका सब्जेक्ट वाइज उसमें नंबर ऐड होगा। तो जब आप सब्जेक्ट वाइज में एक ही सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस परफॉर्म कर दिए आपने, एक ही सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस कर दिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल छोड़ दिया आपने, तो फिर आपकी निश्चित है कि इसमें बैक लग जाएगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं ज्यादा नहीं, 12 से 15 क्लास में ये पूरी की पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। स्टूडेंट्स, आपको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस कहीं बाहर के नहीं है, ना तो मैंने फ्रेम किया है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो लगातार आपके एग्जाम में आते रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भारत स्किल वेबसाइट पे जो पीडीएफ पड़ी हुई है, जो क्वेश्चन बैंक है आपके लिए, वही सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि फिर अगर ये वही क्वेश्चंस तो मैं क्यों सॉल्व करा रहा हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर वो सारे क्वेश्चंस वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हुए हैं, जो कि उनको अंडरस्टैंड करने में उनको दिक्कत हो रही है, उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी को देखते हुए हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 200 क्वेश्चंस, इंग्लिश वाला जो ये पोर्शन है इसको छोड़कर सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी में टोटल कन्वर्ट करते हुए, आपको समझाते हुए, सारे ऑप्शंस को समझाते हुए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, पूरे भरोसे के साथ इन सारे सीरीज को आप देखिए। ठीक है, और ये भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 23 से सीबीटी एग्जाम है, उससे पहले तक मान के चलिए 15-16 तारीख तक, है ना, 15-16 अगस्त तक मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आपके ये सारे क्वेश्चंस, आपके पास पूरी एक लिस्ट होगी। ठीक है, जिसमें 12 से 15 क्लासेस होंगी, और उसमें आपको ये 200 क्वेश्चंस की अच्छी खासी पूरी प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा। और ये 200 क्वेश्चन, आप 200 क्वेश्चन ना मान के चलिए, इसको मैं लगभग 350 क्वेश्चन, मतलब 350 क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने वाला हूँ। वो कैसे, मैं आपको सारी डिटेल्स अभी, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा। सारी डिटेल, सारे ऑप्शंस को लेते हुए चलेंगे कि इसका क्या मतलब है, और जिससे आपको एक नॉलेज भी हो जाए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट एक्चुअल में पढ़ते क्यों है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब ही यही है कि जब एक एम्प्लॉय की तरह आप किसी कंपनी में वर्क करेंगे। ठीक है, जब आप एक एम्प्लॉय की तरह किसी कंपनी में स्टूडेंट्स जब वर्क करेंगे, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको पता चलना चाहिए कि आप के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। जैसे टेक्निकल स्किल तो आप यहाँ से सीख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कंपनी में और किन किन स्किल्स की जरूरत होती है, तो वो मैं मॉड्यूल वाइज, देखिए जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी है उसको यहाँ पे लेके आया हूँ। और यहाँ आप देखिए कि फर्स्ट मॉड्यूल में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ फर्स्ट मॉड्यूल में आपके लिए कहा गया है, देखिए फर्स्ट मॉड्यूल में आपको ये कहा गया है कि हम्म फर्स्ट मॉड्यूल में आपके लिए यहाँ बोला गया है, वेट, हम्म फर्स्ट मॉड्यूल में आपके लिए कहा गया है कि ये क्या है, इंग्लिश लिटरेसी। कहने का मतलब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं एक बार शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ और फिर सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मॉड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेसी। इंग्लिश लिटरेसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, बट थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल पोर्शन,
जैसे आपको रिज्यूम बनाना आना चाहिए, अपना बायोडाटा बनाना आना चाहिए, आप कंपनी की जो नोटिसेस हैं उनको आप रीड आउट कर सको, इंग्लिश में इतना आना चाहिए ये चीज़ें। कैसे एप्लीकेशन बनाना है अपने सीनियर्स को, किसी किसी पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में जो डिटेल्स हैं अगर इंग्लिश में तो उसको कैसे समझना है, या मशीनरीज पे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए, या फिर अपने सीनियर्स से थोड़ा बहुत इंग्लिश कन्वर्टेड लैंग्वेज में बात करने के लिए। हालांकि कॉमन लैंग्वेज आपकी हिंदी है, मेरी भी हिंदी है, बिल्कुल सच बात है, अपने इंडिया में हिंदी ही जो है अपनी मैटरनल लैंग्वेज है इस साइड, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में तो वो चीज़ें चलती हैं। बट अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो एक लगभग ये कॉमन सा हो गया है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज सबको आनी चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको किसी को कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं होगी, आप उनकी लैंग्वेज भी समझ जाओगे, आप खुद भी उनको समझा पाओगे, ठीक है। तो इतनी ही हमें ज़रूरत है, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं पढ़नी है, ना तो पूरा लिटरेचर इसमें पढ़ना है, बहुत ही नॉर्मल सा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अभी क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, बने रहिए और सारे क्वेश्चंस देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं भरोसा दिला रहा हूँ, आप पूरी सीरीज देख के जाना, अगर आपका नहीं होगा तब फिर मुझे कमेंट करके इसी में फिर से बताना, ठीक है, कि सर आपने बताया और ये हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पाए, ठीक है। चलिए, दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल सेकंड, जिसमें ये बोला गया है, मॉड्यूल सेकंड में बोला गया है आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी ये क्या है, बेसिकली ये है कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, ये है आपकी कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज तो आप जान ही रहे हो कि आजकल कंपनीज में या फिर किसी भी फॉर्म में आप जाओगे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए। जैसे आपको दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो नेट कनेक्टिविटी कैसे करनी है, तो आजकल तो सभी लोग वैसे कर लेते हैं। इसके बाद ऑफिस वर्क, ठीक है, ऑफिस वर्क में आप जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट और वर्ड, जो नोटिस वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह बनानी होती है वो इस तरीके से बनाया जाता है। उसके अलावा एक बेसिक्स, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और होना जरूरी है कि कीबोर्ड माउस इनपुट आउटपुट डिवाइस ये क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं बाद में, ये यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आपके कंपटीशन में भी काम आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, ठीक है। मॉड्यूल थर्ड की अगर हम बात करें तो ये है कम्युनिकेशन। जी हाँ, आप खुद समझो कि आप किसी कंपनी में जाते हो, आप एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो वहाँ पे, तो आप अपने सीनियर से और अपने जूनियर से कैसे बात करोगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। फोर्थ यूनिट जो आपकी है, फोर्थ मॉड्यूल है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया आपको किसी भी टेक्निकल नॉलेज हो गई, आपके पास फाइनेंशियली भी बैकअप है, तो आप अगर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, और उसके अलावा आप खुद के लिए, आप खुद की फर्म अगर डालना चाहते हैं तो उस तरीके की स्किल इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलती है, ठीक है, कि कैसे क्या स्टार्टअप करना होता है। चलिए, मॉड्यूल 5 की अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मॉड्यूल है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, एक तरीके से जैसे मान लीजिए जो कंपनी है जो बनाती है वो कितने अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाती है या कितने अमाउंट में बनाती है, तो वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो हम लोग मॉड्यूल 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय होने के नाते आपको अपने कंपनी के लिए दायित्व बनता है कि आप अच्छे प्रोडक्टिविटी के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, जिससे कंपनी को लॉस ना हो और अच्छे अमाउंट में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। चलिए, सिक्स मॉड्यूल में आपके लिए है एक्यूपेशनल सेफ्टी। अब सेफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी के लिए है। अगर आप किसी लार्ज मशीन पे वर्क कर रहे हैं, किसी बड़ी मशीन पे जो थोड़ा सा डेंजरस है, मूविंग पार्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा, तो आपको सेफ्टी बहुत बरतनी पड़ती है, तो उन सभी सेफ्टी मेजर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सेवेंथ मॉड्यूल में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है लेबर वेलफेयर एंड लेजिस्लेशन, एक तरीके की ये लॉज हैं, ठीक है, लॉज एंड रूल्स हैं, ठीक। ये रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बताया गया है कि भाई आपको इस तरीके से एम्प्लॉयज़ के लिए फैसिलिटीज़ देनी है, या फिर एम्प्लॉयज़ की एज क्या होनी चाहिए, या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या एक दिशा निर्देश है, क्या उनके लिए एक लॉ बना है कि भाई इस तरीके, जैसे मान लो कि बहुत छोटे बच्चों को आप किसी कंपनी में मत लगाइए, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, एक एज के बाद उनको क्या इक्विपमेंट्स देना जरूरी है। कहने का मतलब
मेन चीज इसी इसी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि लेबर मतलब जो आपके मजदूर वर्ग हैं वो किस टाइप से उनका एक वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, उनकी एक खुद की कंपनी होनी चाहिए, उनका मतलब उनका एक खुद का सोसाइटी होना चाहिए, जो एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी बातों को उठाने के लिए, जिससे कंपनी मनमानी ना करे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, ये मॉड्यूल 8 अगर मैं आप बात करूं लास्ट मॉड्यूल है, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए आज फर्स्ट क्लास है इसीलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है, पर डे मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। तो आज आप देख लीजिए थोड़ा तसल्ली से इसको, फिर आगे डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वालिटी टूल्स क्या होते हैं अब आप खुद समझिए। जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी है और अगर आपको उसको मान लीजिए रिपेयर करना है, ठीक है, तो रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे तो रिपेयर कर नहीं पाओगे, ठीक है, आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। हाथ से तो सारी चीजें ओपन नहीं की जा सकती। आपको जैसे मैं बोल दूं कि स्क्रू स्क्रू एक ओपन करिए, बहुत टाइट स्क्रू बंधा हुआ है किसी जगह पे पर्टिकुलर, स्क्रू ओपन करने के लिए बोल दिया, तो जब तक आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं होगा कैसे आप ओपन करोगे, तो हाथ से तो करोगे नहीं। तो इस तरीके के आपके पास क्या होने चाहिए, क्वालिटी टूल्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी टूल्स इक्विपमेंट होने चाहिए, उसी के लिए ये बातें हो रही हैं लास्ट आपके मॉड्यूल में, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, और अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो आप ये चीज़ें मत भूलना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं आपको ये वीडियोस लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे मिल जाए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने चल रहे हैं। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मैं कि इस फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है और अपने लिए एक बेहतरीन सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिसके वजह से आप 200 क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर पाओ, ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा इंक बदलता हूं इसकी और आप लोगों को बताता हूं कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज थोड़ा ज़्यादा समय लग गया स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन ये बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। लगभग 12 मिनट मैंने ऐसे ही आपके वेस्ट कर दिए, ठीक है, लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था बिकॉज ये फर्स्ट क्लास है, इस वजह से मैंने ये चीज़ें किया। अब नेक्स्ट क्लास में इतना हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस लगातार आते रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है व्हाट इज रिज्यूम, लिखा है ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम क्या होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम होना चाहिए। तो रिज्यूम होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन रिज्यूम है क्या, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज रिज्यूम। तो रिज्यूम आप अगर ज्यादातर लैंग्वेज आप लोग यूज करते हो बायोडाटा, ठीक है, याद करो जैसे आपसे बोला जाता है व्हाट इज योर बायोडाटा, बायोडाटा की अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब आप क्या क्या बताते हो, किसी भी पर्सन को आप क्या क्या बातें बताते हो, आप बताते हो अपना खुद का पर्सनल डिटेल, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स आप शेयर करते हो, पर्सनल डिटेल। दूसरा आप एकेडमिक डिटेल या एजुकेशनल डिटेल, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल, ठीक, बायोडाटा की मैं बात कर रहा हूँ। अपनी फैमिली डिटेल, ठीक है, तो आप फैमिली डिटेल्स भी बताते हो, फैमिली डिटेल्स भी आप बताते हो, शेयर करते हो, और साथ ही साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मेनली ये पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस मीन्स एक तरीके से आपका जॉब एक्सपीरियंस, कहाँ पे आप जॉब करते हो, ठीक है। तो आप यही सारी लगभग बातें बताते हो बायोडाटा में। तो रिज्यूम इज अ टाइप ऑफ बायोडाटा, ठीक है, जैसे रिज्यूम भी होता है, एक और वर्ड है सीवी, ठीक है, कैरिकुलम वाइटे। तो कैरिकुलम वाइटे और रिज्यूम लगभग एक ही चीज है, ठीक है, जो कि बायोडाटा बताता है किसी भी पर्सन का एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज डिटेल बताता है, ठीक है। डिटेल मींस आपको इन चारों डिटेल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल मींस एकेडमिक डिटेल, इसको एकेडमिक भी आप बोल सकते हो, फैमिली डिटेल, समटाइम्स फैमिली डिटेल, बाकी इसको इतना मेजरली नहीं लिखा जाता है, ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस, अपना खुद का वर्क एक्सपीरियंस क्या है वो यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना होता है। तो इनका कहना है कि रिज्यूम शुड बी, तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो रिज्यूम क्या आपका लेंदी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रिज्यूम अगर आपका लेंदी होगा तो जो पढ़ने वाला है, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपको जॉब देने वाला है, अगर वो आपके लिए इतना समय निकालेगा कि 1 घंटे आपका पढ़ने में ही लगा देगा, तो फिर वो इरिटेट हो जाएगा। आपका रिज्यूम क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जिससे उसको फटाफट सारी चीजें एक लाइन टू लाइन पता चल जाए, और साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक है, लगभग एक्यूरेट हो, कहने का मतलब उसमें कुछ भी फेक इंफॉर्मेशन ना हो, ना तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो,
जो चीज़ें ज़रूरत है बस उतना ही हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए इसमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं। चारों ऑप्शंस को आपको मैं रीड कराता हूं। पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर है शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ठीक है। तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज होने से क्या फायदा आपको पता है ना, एक पेज में है, जैसे मान लीजिए फटाफट इंटरव्यूअर ने उसको चेक कर लिया, उसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस एक ही पेज में उसको मिल गया और फटाक से उसने जानकारी ले लिया कि आपकी क्या नॉलेज है, ठीक है। चलो, और अब कह रहे हैं ये फैंसी एंड कलरफुल, तो कलरफुल और फैंसी बनाने की जरूरत क्या है, क्या ये कपड़े हैं क्या, है ना। ये तो एक पेज है, ये एक पेज है जिसमें आपका बायोडाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर ए तो बिल्कुल सही है। हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपसे इंटरव्यू में ले लिया जाएगा, ठीक है। और हैविंग लॉन्ग, तो लॉन्ग की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास आपका बायोडाटा देखने के लिए, ठीक है। हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस, तो ये तो है ही नहीं है, ठीक है। एब्रिविएशन एक्रोनिम्स की कोई बात ही नहीं है। एब्रिविएशन का क्या मतलब होता है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म कन्वर्जन जो है, तो एब्रिविएशन का मतलब होता है, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया MKS, वो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में ऐसे MKS, तो क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये इसका ये जो MKS लिखा है वो क्या है, एब्रिविएशन है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से। तो आपको मैंने बताया कि रिज्यूम में क्या जरूरत होती है, वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स आपको, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल एकेडमिक डिटेल, फैमिली डिटेल्स इज नॉट मेजरली यूज्ड, ठीक है, बट वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क एक्सपीरियंस आपको उसमें मेंशन करना होता है जिससे आपका इंटरव्यूअर समझ पाए कि आप अभी तक कितना क्या वर्क कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए a written description of duties, a written description of duties and responsibilities to be carried out in a job is called, मतलब ये है कि अगर आपने एक रिटन डिस्क्रिप्शन दिया है किसके बारे में, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका जो दायित्व है, आपका जो कर्तव्य है, उसके बारे में आपने दिया है, किस लिए, जॉब के लिए। तो इसका मतलब वो आपने क्या दिया है, कहने का मतलब ये है रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट, लिया जाए, अगर किसी से लिया जाए, इन ए जॉब इज कॉल्ड, उसको कहते क्या है, ठीक है। तो रिटन डिस्क्रिप्शन जो हम लोगों को देना पड़ता है स्टूडेंट्स, वो उसको कहते हैं हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन, कहने का मतलब आप क्या काम करते हो, ठीक है, आपको किस किस चीज़ की नॉलेज है, उसकी रिटन डिस्क्रिप्शन, मतलब लिखित रूप से अगर उसको डिस्क्राइब करके किसी को बताना है, उसको देना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। चलो, साथ ही साथ में 3 ऑप्शंस की और चर्चा करता हूँ। CV, तो मैंने कहा ये कैरिकुलम वाइटी क्या होता है, एक तरीके का ये क्या है स्टूडेंट्स, बायोडाटा है, क्या है, बायोडाटा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन रिज्यूम है, तो रिज्यूम भी एक तरीके का वही है, ठीक है। तो रिज्यूम भी एक तरीके का बायोडाटा ही है, जिसको CV बोलो या बायोडाटा बोलो, ठीक है, एक ही बात हो जाती है। इसमें सारी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह बताया जाता है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज द राइट आंसर, बट द ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D इज ऑल्सो सी हियर। जॉब एप्लीकेशन, तो जॉब एप्लीकेशन तो स्टूडेंट्स आप तब अप्लाई करते हो जब कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो जब वैकेंसी निकलती है तो आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो जॉब के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हो उसी को क्या कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन, राइट। तो जॉब एप्लीकेशन तो अलग बात हो गई, ठीक है। तो ये तो जॉब जब अप्लाई करते हो, जब आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन। रिज्यूम इज अ टाइप ऑफ बायोडाटा, बायोडाटा आप समझ रहे हो, इसीलिए रिज्यूम और CV में बोल रहा हूँ कि रिज्यूम और CV मतलब ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C, ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ बायोडाटा। देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B नंबर, ठीक है, जिसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, देखो कंपनी में जब आप रहोगे तो आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं, वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि आप क्या वर्क करते हो, ठीक है। तो उसी को रिटन डिस्क्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, राइट। चलो आओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन वही है लगभग, लगता है रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, तो आंसर नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट हो गया वो तो, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल आ गई आपके पास, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मतलब आप अब आगे क्या करेंगे, तो भाई क्या करेंगे आगे, आगे सेंड एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर तो मैंने बोला ना कि एप्लीकेशन तो तब अप्लाई करते हो जब वैकेंसी आती है, इंटरव्यू कॉल आ गई इसका मतलब आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, आपने एप्लीकेशन पहले ही दे दिया था, ठीक है ना। B ऑप्शन देखते हैं,
इसमें लिखा है प्रिपेयर द रिज्यूम। रिज्यूम क्यों प्रिपेयर करोगे भाई? रिज्यूम तो तब प्रिपेयर करोगे मतलब जब आपने एप्लीकेशन रेडी किया था, एप्लीकेशन बना लिया था, तो रिज्यूम प्रिपेयर करना तो आपके हाथ में, आप कभी भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल ही आप प्रिपरेशन करोगे। कहने को मतलब प्रिपेयर करोगे। रिज्यूम मीन्स अपना बायोडाटा तक कब बनाओगे? जब इंटरव्यू कॉल आ जाएगी तब बनाओगे, या पहले ही बना के रख के रहोगे? तो आप पहले ही बना के रख के रहोगे, ठीक है। थर्ड नंबर, इसमें लिखा है अपियर एट इंटरव्यू। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अपियर एट इंटरव्यू क्यों भाई? आपके पास इंटरव्यू कॉल आई है, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा आया है, आपको जो है साक्षात्कार के लिए बुलावा आया है, साक्षात्कार, हाँ इंटरव्यू के लिए बुलावा आया है, तो आप क्या करोगे? आप अपियर होगे ना, आप अपियर होगे इंटरव्यू में। आप इंटरव्यू में क्या करोगे? अपियर करोगे, मतलब प्रेजेंट होगे, वहां जाओगे, ठीक है, इंटरव्यू देने। लास्ट ऑप्शन है आपका सेंड रिज्यूम। रिज्यूम क्यों सेंड करोगे? रिज्यूम तो आपको लेके जाना होगा, आपको इंटरव्यू हॉल में रिज्यूम अपना लेके जाना होता है, ठीक है। आपको सेंड नहीं करना है, आपको खुद ही लेके जाना है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि जब आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी स्टूडेंट्स, तो फिर आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। आओ पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है चूज सुटेबल। हाँ देखिए, थोड़ा सा ये इंग्लिश लिटरेसी से रिलेटेड अब शुरू होता है। वही मैंने कहा ना कि आपको एप्लीकेशन राइटिंग, रिज्यूम बनाना, ठीक है, कैसे एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है, ठीक है, उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाना, तो ये सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में, इस इंग्लिश लिटरेसी मॉड्यूल के अंतर्गत बताया जाता है, ठीक है। चूज सुटेबल, WH, ठीक है, WH से शुरू होने वाले ये वर्ड्स, WH वर्ड्स फॉर द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस क्या है? यहां से सेंटेंस शुरू होता है आपका ये वाला। इसमें लिखा हुआ है डैश एनिमल डू यू लाइक, मतलब कौन सा जानवर आप पसंद करते हो? कौन सा, तो कौन सा के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? कौन सा, यहां पे यही तो आ रहा है कौन सा। कि कौन सा मैंने कैसे समझ लिया? एनिमल डू यू लाइक, जानवर आप पसंद करते हो। तो जानवर आप पसंद करते हो और क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मतलब कौन सा जानवर आप पसंद करते हो। तो चलो जरा चारों की मीनिंग बता दो इसी बात पे, ये तो बचपन से सीखते आए हो। विच मीन्स कौन सा या कौन सी, ठीक है, कौन सा, ठीक। वाई मीन्स वेयर। अच्छा चलो, वेयर, वेयर का मतलब बताओ जरा तो, और वेन का बता दो, ठीक है। तो वेन मीन्स क्या होता है? कब, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स कैसे, वाई, ठीक है, क्यों, ठीक है ना। वाई मीन्स क्यों, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है ना। वेन मीन्स कब। तो यहां पे क्या ऐसा लग रहा है क्या? क्यों एनिमल डू यू लाइक, मतलब क्यों, कौन सा एनिमल, देखो फिट ही नहीं बैठ रहा है ना, आप खुद ही समझ रहे हो। तो यहाँ पे यही वर्ड फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लिखा है विच, मतलब आपको ये एक सेंटेंस फॉर्म करना है। सेंटेंस में आगे डैश 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 ऐसे दिया हुआ है, फिर लिखा है एनिमल डू यू लाइक। तो एनिमल डू यू लाइक, तो आपसे पूछा जा रहा है आप कौन सा एनिमल लाइक करते हो, तो यहाँ पे आप डैश में क्या फिलअप करोगे? तो यहाँ डैश में आपको फिलअप करने के लिए क्या बोला गया है कि आप डैश में यहाँ क्या फिलअप करोगे? तो डैश में फिलअप करने के लिए यहाँ पे आप विच यूज करोगे। क्या यूज करोगे? विच। तो अब देखो सेंटेंस कंप्लीट है। विच एनिमल डू यू लाइक, मतलब आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। चलो आओ अगला देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट पंचेशन, ठीक है। पंचेशन समझते हो क्या होता है? चूज द करेक्ट पंचेशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन, ठीक है। रोहन के बाद अब सेंटेंस क्या है पहले वो देखो। रोहन, डेविड एंड राम, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, मतलब छुपा छुपाई वाला जो गेम होता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है रोहन, डेविड और राम क्या खेलते हैं? लुका छिपी खेलते हैं, ठीक है। लुका छिपी गेम बचपन में खेला जाता था ना, याद करो जरा तो, अभी भी खेलते हो क्या? ठीक है। तो रोहन और डेविड एक साथ देखो लिखा हुआ है, तो रोहन डेविड जब एक साथ लिखा है तो ऐसा लगता है कि ये एक ही नाम है, ठीक है ना। रोहन डेविड एक ही नाम, जबकि ये तीन अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो रोहन और डेविड के बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा, और इस कॉमा को ही क्या बोलते हैं? ये जो कॉमा लगाया गया है उसी को कहते हैं इंग्लिश में पंचेशन। पंचेशन मार्क होता है, कॉमा क्या होता है? पंचेशन मार्क होता है, ठीक है। और ये पीरियड क्या होता है? ये, ठीक है, स्लैश, हाइफन,
इस तरीके से देखो, ये चारों है ना, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आपको सीखना है, इसको कहते हैं कॉमा। ठीक है, जो कि सही आंसर है। रोहन और डेविड के बीच में एक कॉमा लगा होना चाहिए, क्योंकि रोहन और डेविड दो अलग अलग पर्सन्स हैं, दो अलग अलग लोग हैं। तो इनका कहना है कि अगर ये सेंटेंस है इस तरीके से कि रोहन, डेविड और राम छुपा छुपा छुपी खेलते हैं, ठीक है, लुका छिपी खेलते हैं, तो रोहन और डेविड के बीच में कोई पंचेशन यूज होगा क्या? तो बिल्कुल आपको बताना है, जी हाँ, पंचेशन यूज होगा, पंचेशन होगा कॉमा, तो यहाँ एक कॉमा लगा देंगे, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पीरियड लगाने का कोई मतलब नहीं है, पीरियड का साइन नीचे ऐसे डैश होता है, ये पीरियड साइन है। ये स्लैश साइन होता है एड्रेस वगैरह में आप यूज करते हो, और ये हाइफन साइन होता है जब भी किसी के सामने कुछ हेडिंग बना के लिखनी होती है, हाइफन साइन लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, और करेक्ट ये क्वेश्चन क्या है देखो, पहले समझो इसको। हाउ हैव यू बीन, मतलब आप कैसे हो, एक तरीके से इसकी मीनिंग निकलती है, आप कैसे हो। तो आप क्या आंसर करोगे, बताओ आप क्या रिप्लाई करोगे, जरा मुझे बता दो। तो आप रिप्लाई करोगे वेरी वेल। ठीक है, मतलब हम अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। एंड यू, आप कैसे हो, ठीक है, यही तो रिप्लाई करोगे। हाउ हैव यू बीन मतलब आप क्या चल रहा है या कैसे हो आप, तो उसका आंसर आप क्या दोगे, वेरी वेल, ठीक ठाक, बढ़िया है। ठीक है, और एंड यू, और आप उनके बारे में भी पूछोगे, कॉमा लगाओ, ठीक है, कॉमा ये लगा है, एंड यू। ठीक है, तो बोलोगे हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं का मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस बन रहा है वेरी वेल एंड यू। ठीक है, तो अगर कोई आपसे इंग्लिश में बोलता है हाउ हैव यू बीन, तो आपको क्या रिप्लाई करना है, लगभग आपको लगभग ये चीजें रिप्लाई कर देनी है, वेरी वेल या आई एम फाइन। ठीक है, एंड हाउ आर यू, ठीक है, एंड यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिप्लाई करना होता है। तो सेवेंथ का क्या हो जाएगा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स फिर देना है, देखो तो क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। अब देखो इसमें बोला गया है एक्सीडेंट कब हुआ है, एक्सीडेंट कब हुआ है मींस इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, लगभग टाइमिंग पूछी जा रही है ना। एक्सीडेंट जैसे कोई आदमी पूछता है एक्सीडेंट कब हुआ, तो एक्सीडेंट कब हुआ मींस आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे टाइमिंग पूछा जा रहा है, कहाँ हुआ तो नहीं पूछा इन्होंने। व्हेन मींस कब हुआ है, तो कब के लिए इसका मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि टाइमिंग पूछी जा रही, तो टाइमिंग वाला इसमें आंसर चेक कर लो और वही आंसर सही है, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। एट 10:30 लास्ट नाइट, है ना, कल रात 10:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। तो कब का रिस्पॉन्स मींस व्हेन का रिस्पॉन्स आपका क्या होना चाहिए, टाइम यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, ऑन द टेबल, कहाँ हुआ पे ऑन द टेबल, ठीक है, कहाँ हुआ ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ठीक है, कहाँ हुआ इन द होटल, तो कहाँ हुआ का मतलब है वेयर, यहाँ पे वेयर सेट होगा, यहाँ पे भी वेयर सेट होगा, ठीक है, वेयर सेट होगा। ठीक, हालांकि यहाँ पे भी व्हेन सेट हो सकता है, बट अगर टाइम दिया है तो फिर ये सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो बोला ना व्हेन डिड एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब हुआ, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ठीक है, ट्रेवल करते समय हुआ, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको करेक्ट टाइमिंग ही दे दिया है तो ये आपका ज्यादा आंसर सही हो जाएगा, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। ठीक, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट टेंस। टेंस समझते हो ना, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है, और उसके लिए वर्ब यूज करना है, देखो क्या, आई, फिर वर्ब यूज करना है, फिर म्यूजिक, व्हेन आई वॉज चाइल्ड। कहने का मतलब है मैंने क्या किया, मैंने लर्न किया जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो मैंने क्या लर्न किया, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैंने क्या लर्न किया था, मैंने म्यूजिक लर्न किया था। ठीक है, लर्न तो लर्न, लर्न देखो LEARN, ये तो प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में इसकी जो वो हो जाएगी वर्ब, पास्ट टेंस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा लर्न। ठीक है, लर्न, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, LEARNT, लर्न, है ना, मैंने सीखा, मैंने लर्न किया, मैंने लर्न किया, कर रहा हूं नहीं, मैंने लर्न किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने ये तो आपका कुल मिला के सेकेंड फॉर्म की वर्ब होगी, सेकेंड फॉर्म वर्ब होगी। ठीक है, सेकेंड फॉर्म वर्ब आपको यहाँ पे लगाना होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपका ये तीनों आंसर तो गलत हो गया, सही आंसर हो गया आपका लर्न। ठीक है, विल यूज नहीं करोगे तो फ्यूचर टेंस के लिए हो जाएगा, एम लर्निंग मीन्स पढ़ रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट टेंस के लिए हो जाएगा, ये तो सिंपल सेंटेंस है ही है। लर्न मीन्स ये है पास्ट टेंस के लिए। ठीक है,
भाई सेकंड वर्ब कब लगाते हो? पास्ट टेंस के लिए लगाते हो, ठीक है, पास्ट टेंस के लिए लगाते हो, तो पास्ट टेंस के लिए ही वर्ब पूछा गया है यहाँ पे। चलो आओ, तो आपका आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, लिखा गया है कैरिकुलम वाइटी। कैरिकुलम वाइटी मीन्स जिसको आप अभी सीवी सीवी बोल रहे थे वही है, सीवी शॉर्ट में बोला जाता है। इज ऑल्सो नोन एज, इसको और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मैंने कहा था आपको रिज्यूम बोलते हैं या बायोडाटा बोलते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन वो तो रिटन डिस्क्रिप्शन है, वो है तो नहीं। कवर लेटर, कवर लेटर तो क्या होता है? किसी भी बुक का जो ऊपरी पार्ट है या कोई भी जो एक मेन प्रोजेक्ट वर्क में जो ऊपर का सबसे पार्ट होता है उसको कवर लेटर बोलते हैं। या फिर किसी चीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हैंडल कराने पे एक कवर लेटर तैयार करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि डेट मेंशन करते हैं कि हाँ इस डेट पे रिसीव हुआ है लेटर हमारे यहाँ, ठीक है, उसको कवर लेटर बोलते हैं। जैसे कोई भी एक बुकलेट है उसके उस पे कवर लेटर लगा के रिसीविंग के लिए इसको यूज करते हैं। चलो लास्ट है आपका एप्लीकेशन लेटर। तो एप्लीकेशन लेटर तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है, जैसे आपको लीव लेना है या आपको कोई प्रॉब्लम है या आप किसी भी रिलेटेड, आपको प्रमोशन से रिलेटेड या जो भी है आपका कंपनी में वर्क प्रोफाइल है उसमें आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन देना है किसी सीनियर ऑफिशियल को, तो आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना होता है, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके लिए है कैरिकुलम वाइटल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ये तो वही बात हो गई फिर से, कैरिकुलम वाइटल मींस सीवी, सीवी इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? सर्कुलर नहीं, रिज्यूम बिल्कुल सही, तो रिज्यूम भी बोला जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन ये सब तो है नहीं, ये तो आप समझ रहे हो। लीव एप्लीकेशन जब आप छुट्टी लगाना हो तो उसके लिए एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन में जब आपको जॉब अप्लाई करना हो तो उसके लिए, सर्कुलर मीन्स तो होता है कोई नोटिस वगैरह, ठीक है। तो आपका रिज्यूम इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सीवी क्या है? कैरिकुलम वाइटी है, इसी को रिज्यूम बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और रिज्यूम ही एक तरीके का बायोडाटा है आपका, क्या है? बायोडाटा है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको रिज्यूम या कैरिकुलम वाइटी लेके जाना होता है। चलो अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री। ठीक है, समझो डिग्री तीन तरीके की होती हैं। जब भी एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताता है। स्टूडेंट्स एडजेक्टिव वर्ड इंग्लिश में क्या होता है? जो वर्ड किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर बात के लिए विशेषता बताए, जैसे योर पेंसिल इज, है ना, देन माइन, मतलब मुझसे, मुझसे तुम्हारी पेंसिल क्या है? तो कुछ ना कुछ उसकी विशेषता बता रहा है पेंसिल की। तो शार्प, जैसे इन्होंने कहा शार्प, ठीक है, शार्प मीन्स होता है ज्यादा पैनी, ठीक है। तो पेंसिल पैनी होने का क्या मतलब है? मतलब शार्प हो, बहुत ज्यादा शार्प हो टिप पे। तो अगर ये कंपरेटिव है, ठीक है, अगर ये कंपरेटिव स्टूडेंट्स, अगर ये कंपरेटिव डिग्री है तो कंपरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? शार्पर, ठीक है, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, शार्पेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे शार्प है, ठीक है। अगर किसी से कंपेयर किया जाए, जैसे यहाँ पे तुम्हारी पेंसिल, योर पेंसिल मतलब तुम्हारी पेंसिल, माइन मतलब मुझसे, ये माइन मीन्स होता है, माइन होता है आपका ये एक तरीके के ये प्रोनाउन यहाँ पे है। तो ये माइन जो है मेरे लिए है ना, मुझसे, मुझसे ज्यादा शार्प है, मेरी पेंसिल से ज्यादा शार्प है, तो इसका मतलब शार्पर इज द करेक्ट आंसर। तो बी आंसर इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, शार्पर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आओ आगे देखते हैं। आगे आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाना है आपको, और सेंटेंस ये यहाँ पे गिवन है, आप जरा सोचो इसको क्या है। ये लिखा है वी, फिर डैश, फिर लिखा है टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है, टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसमें क्या लगाओगे आप? देखा जाए तो इसमें फ्यूचर वाले सेंटेंस कौन से हैं? वेंट, गया, ये तो पास्ट है, आपको सब बता रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। आर गोइंग, ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हैड गॉन, ये है क्या? परफेक्ट में, ठीक है, हैड गॉन कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट है। और विल गो, ये क्या है? फ्यूचर है, ठीक है। तो ये विल गो, तो ये क्या है? फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर टेंस सेंटेंस इससे बन जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? विल गो, और उसके बाद पढ़ो फिर क्या होता है, क्या लिखा है? वी विल गो टू द जू, मतलब हम लोग चिड़ियाघर देख गए आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग कहाँ गए? चिड़ियाघर गए, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो 14th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। इसको फिल करना है करेक्ट वर्ड से। लिखा है गुड फ्रेंड, ठीक है, कहाँ, यहां से शुरू होता है सेंटेंस, दे गुड फ्रेंड। तो क्या लिखोगे? दे के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? दे गुड फ्रेंड्स,
ठीक है। तो दे इज गुड फ्रेंड्स, या दे एम गुड फ्रेंड्स, या दे वॉज गुड फ्रेंड, या फिर दे आर गुड फ्रेंड। तो देखा जाए तो आर यहाँ पे सेट बैठ रहा है ना, तो आर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या बोलोगे, दे आर गुड फ्रेंड, इसका मतलब ये अच्छे दोस्त हैं, दे आर गुड फ्रेंड, वे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा 14th क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पहले बात तो देखो होता क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े तो वही है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जो टेंस होता है उसमें आपको बनाना है, और सेंटेंस ये है आपका। तो सेंटेंस क्या है, द ट्रेन, ठीक है, और फिर ये डैश है आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसको, थ्रू द टनल। ठीक है, द ट्रेन इज पासिंग, याद करो इज पासिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है आपको, तो इज पासिंग थ्रू द टनल। टनल मीन्स क्या होता है आपका, जो नदियों के ऊपर जो क्या बने रहते हैं, या सॉरी पहाड़ों के अंदर जो होल करके बनाया जाता है जगह, स्पेस ट्रेन को जाने के लिए, उसी को तो टनल बोलते हो। जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपका ट्रेन को पास होने के लिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक है जो कि अंदर इसके अंदर जाती है गुफा के अंदर, ये पहाड़ी है। तो ये जो होता है इसी को क्या बोलते हो, टनल बोलते हो। ठीक है, टनल देखा होगा आपने। ठीक है, अंडरग्राउंड एक तरीके का, जहाँ पे मेट्रोज अंडरग्राउंड चलती है उसको भी टनल बोलते हैं। तो इज पासिंग क्यों, क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आपको लेना है। तो द ट्रेन इज पासिंग, ट्रेन कहाँ से पास हो रही है, टनल से पास हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मींस क्वेश्चन वाला, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे हु, वेयर, विच, व्हाट, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस पे देखो अप्लाई करना है। सेंटेंस आपका ये है, सेंटेंस में दिया है आर यू गोइंग। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ के लिए क्या बोलोगे, कहाँ के लिए क्या बोलोगे, कहाँ कहाँ के लिए क्या बोलोगे, वेयर। तो यहाँ पे वेयर सेट हो रहा है। ठीक है, वेयर, हु आर यू गोइंग, हु का मतलब है कौन, है ना, तो कौन तो सेट हो नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ कौन कौन आर गोइंग, ऐसे तो थोड़ी सेट होगा। विच मीन्स कौन सी, कौन सी। ठीक है, और व्हाट मीन्स क्या। ठीक, तो यहाँ पे क्या सेट हो रहा है, कहाँ सेट हो रहा है, कैसे लिखोगे, बोलोगे आप वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो वेयर मीन्स कहाँ जा रहे हो, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस सेंटेंस पे कौन सा आंसर सेट हो रहा है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउन। और सेंटेंस क्या है आपका, आई मेड दिस केक, आई मेड दिस केक, किसने बनाया, मतलब मैंने ये केक बनाया खुद से। तो खुद से के लिए क्या बोलोगे, माई सेल्फ। ठीक है, क्या देखो प्रोनाउन बताना था यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रोनाउन बताना था। ठीक है, प्रॉपर प्रोनाउन क्या होते हैं, मतलब जैसे इसमें लिखा है, सेंटेंस लिखा है आई मेड मतलब मैंने बनाया, दिस केक है ना, माई सेल्फ मतलब खुद से, जिसको कहते हैं माई सेल्फ। यहाँ क्या लगाओगे, माई सेल्फ, खुद से बनाया, मैंने एक केक बनाया खुद से। तो इसमें माई सेल्फ इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउन। फिर से प्रॉपर प्रोनाउन पूछा जा रहा है। इसमें लिखा है शी मेड दिस केक, इसने ये केक बनाया, इसने ये केक बनाया। ठीक है, किसके द्वारा, उस मतलब खुद, उसने खुद ने बनाया, तो उसके खुद के लिए प्रॉपर प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। लड़की है ना, अगर लड़का होता तो क्या लगाते हैं, जैसे जैसे यहाँ अगर शी ना लिखा होता, ही लिखा होता, ही मेड दिस केक, उसने केक बनाया, तो उसके लिए हिमसेल्फ लगाते हैं। यहाँ पे लिखा है शी, इसलिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो होगा, प्रोनाउन हो जाएगा इसका प्रॉपर प्रोनाउन, वो हो जाएगा हर सेल्फ, मतलब खुद से। हर सेल्फ मतलब उसने खुद से, लड़की ने खुद से, तो हर सेल्फ। तो शी मेड दिस केक, उसने यह केक बनाया खुद से। ठीक है, हर सेल्फ उसके लिए लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हैं आपके लिए। ठीक है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन फिर यहाँ पे लगाना है। प्रोनाउन क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे जो रखते हैं ऑब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पे जो रखते हैं। तो लिखा है शी हैज हर्ट। ठीक है, शी हैज हर्ट, हर सेल्फ, भाई सी के लिए, सी के लिए क्या लगाओगे, हर सेल्फ। अभी ऊपर भी आपने देखा था, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी के लिए हर सेल्फ लगाएंगे। अच्छा चलो इसमें और भी बता देता हूँ।
माई सेल्फ किसके लिए लगाओगे? खुद के लिए, ठीक है। आई के लिए माई सेल्फ लगाओगे, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा था। कहाँ गया? हाँ, आई, देखो यहाँ लिखा है आई, तो आई के लिए जो प्रोनाउन यूज करोगे वो माई सेल्फ होगा। फिर आपके लिए लिखा था अगला क्वेश्चन था आपके लिए जो इसमें शी, ठीक है, देखो शी था तो आपने हर सेल्फ लगाया। ठीक, फिर से वही आया आपके लिए, शी हैज हर्ट, ठीक है, हर सेल्फ, तो सी के लिए क्या लगाओगे आप? सी के लिए हर सेल्फ लगाओगे, तो ये सी के लिए लगाओगे आप। हिमसेल्फ आप लगाओगे ही के लिए, ठीक है। इटसेल्फ लगाओगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। इट के लिए लगाते हैं, वैसे इट यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इट के लिए इटसेल्फ, ही हिमसेल्फ हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा हर सेल्फ, आई के लिए हो जाएगा माई सेल्फ, यू के लिए हो जाएगा, या यू के लिए हो जाएगा योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, सही से लिख देते हैं, वाई ओ यू सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है। देम के लिए हो जाएगा देम सेल्फ, ठीक है, ठीक है, योर सेल्फ। चलो, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका ये आज के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल बने रहिए और एकदम देखिए मजा आई होगी आज की क्लास में। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स हैं, यही इंग्लिश ही नहीं है, और भी अलग अलग सेक्शंस है जिसमें और तरीके से मजा आएगी। अगर आपको इंग्लिश बोरिंग लगती है तो हो सकता है ये क्लास बोरिंग लगी हो, लेकिन और भी तरीके के सेक्शन, जैसे अभी आगे चल के हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पढ़ेंगे, ठीक है, क्वालिटी टूल्स पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, तो वो सब अलग अलग टॉपिक से मजा आएगी। चलो, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो मीन्स क्या, जो जो सेंटेंस की विशेषता बताए, मतलब सब्जेक्ट की विशेषता बताए। फॉर द गिवन सेंटेंस लिखा है द लिटिल गर्ल्स, ठीक है, आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और मतलब कहने का मतलब ये है आकर्षक बनाना, मिस्चीफ, ठीक है, रिवील्ड हर मिस्चीफ, अलग, मिस्चीफ मीन्स अलग बनाती है। ए लिटिल गर्ल्स आईज, तो गर्ल्स की आईज की कुछ विशेषता यहाँ पे बताने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप यूज करो ट्विंकलिंग, मतलब चमकती है, ट्विंकलिंग मीन्स चमकना है ना, लुपलुपाना, ठीक है, जैसे तारे चमकते हैं, स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तारे लुपलुपाते हैं, ठीक है। तो इसकी इस छोटी बच्ची की आंखें इस तरीके से ट्विंकलिंग करती हैं, डेट रिवील्स मतलब रिवील्ड हर मिस्चीफ, मतलब जो सबसे अलग बनाते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से आपका ये टॉप इंग्लिश के जो बेहतरीन से क्वेश्चंस थे आपका जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हैं आज के लिए। आज हम लोगों ने डिस्कशन ज़्यादा कर लिया था स्टूडेंट्स, इसी चक्कर में ये चीज़ें जो है आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो गई क्लास। अदरवाइज जो है 30 तो बहुत मैक्सिमम है, 25 मिनट्स में अगली क्लास हम लोग फिनिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होगे प्ले लिस्ट में, आप देखिए उसमें आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्लास आपकी 20 से 25 मिनट्स की है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को आप जो है, प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स को बराबर फायदा हो और आप सभी लोग एक अच्छे मार्क्स के साथ पास हो पाओ, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए बने रहिए, तैयार करते रहिए, और जो भी आपको डाउट होती है, जिस भी क्वेश्चन में भी डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई अगले लेक्चर में आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी मेंटेन रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।